कंपटीशन आपके बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल वो करवाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कम से कम 50-60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो कि आपके मेंस में एमसीक्यू लेवल के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर को बहुत ही डीपली ढंग से बनाया गया है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस बात का फुल गारंटी है, क्योंकि ये जो बनाया गया है वो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे सोर्स से बनाया गया है, जो बेसिक बुक है उससे बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपके मेंस के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपके नहीं पूछे जाएंगे। और साथ साथ यह हिस्ट्री आपको प्री में भी मदद करने वाला है और आगे जो आपके इंटरव्यू के दौरान भी यह आपको बहुत ज्यादा मदद पहुंचाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी 68 में उम्मीद है कि हिस्ट्री ऑप्शनल को रखने वाले हैं, तो उन सबको यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस चैनल से। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। आप लाइक में भी मक्खी चूसी करते हैं, लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छा लगता है, और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि यह नया चैनल है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच जाए जिससे कि सबको फायदा मिले। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपको प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको है, ठीक है। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। मेन रूप से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को अभी पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम लोग जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, यानी लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, उस समय तक के काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी ऐसा इतिहास जिसका लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं है, केवल और केवल जो हमें जो सोर्स मिले वो पुरातात्विक सोर्स मिले हैं, तो इसीलिए हम इसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल, जब मनुष्य लिखना सीख गया था और उसने लिखा भी, लेकिन उसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है, तो उसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो ऐतिहासिक काल है उसका जो हमारे पास लिखित विवरण भी है, साहित्यिक सोर्स भी है, और साथ साथ हमारे पास जो है पुरातात्विक सोर्स भी है, तो उसको हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो एक पूरा वीडियो लेक्चर जो बनेगा आपका, उसमें सारे सोर्स और जो जो बुक से हमारे इतिहास को लिखा गया है, जहां से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, उसका एक वीडियो आपको और मिलेगा, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। और उस टॉपिक का नाम होगा कि इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो वो आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट विकसित होगा कि किस प्रकार से आपको इतिहास पढ़ना है। और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें मनुष्य लिखना नहीं जानता था, यानी जब तक लेखन कला का ज्ञान नहीं हुआ था तब तक के काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्राक जो इतिहास प्रागैतिहास कहलाता है, यानी प्राचीन, ये अति प्राचीनतम है। और इसमें हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे, आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, किस प्रकार से हुई, वैज्ञानिकों का क्या मानना है। अब आप देखेंगे कि प्री में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बीपीएससी बहुत डीपली जा रहा है, तो उस सेक्शन पे भी हमें फोकस करके पढ़ लेना है जो कि उसके सिलेबस का है। उसको अच्छे से एक बार पढ़ करके उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सारे ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे, जिससे किसी प्रकार का यहाँ पे दिक्कतें एग्जाम के दौरान नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण है एमसीक्यू के लिए, जो कि आपके एग्जाम का जो मेंस होगा उसमें बहुत ज्यादा ये मदद करेगा आपको। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए, कई बार इंटरव्यू के दौरान भी आपको अगर इतिहास में डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो लोग रिसर्चर रहते हैं और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उन लोग का उस पर कमांड रहता है, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर एक बिंदु को पढ़ करके समझ करके रखिए। अब देखिए, यहाँ पर है जेफ्रे नामक वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई। देखिए, ये पहला लाइन है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है
कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या चीज से हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति क्या चीज से हुई है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो सूर्य से हुआ है। तो ये लाइन अंडरलाइन हमने कर दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या चीज से हुई है, सूर्य से। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आयु कितना है, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष है। कितना है, 4 अरब 70 करोड़ वर्ष यह पृथ्वी की आयु है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से हुई है, पृथ्वी पर जीव जगत का निर्माण कब से हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नृतत्व शास्त्रियों के अनुसार जो है, मानव सहित विभिन्न पशु पक्षियों एवं पौधों में एक ही प्राण की धारा प्रवाहित और विकसित होती है। ठीक है, तो जितने भी इस धरातल पे, चाहे वह जीव हो चाहे पेड़ पौधे हों, सब पर एक ही जगह से एनर्जी मिली है और वहीं से यहाँ पे जो है इनका विकास हुआ है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो पृथ्वी पर मानी जाती है वो 190 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होने वाले रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक तत्वों से जीवन स्वयं ही अस्तित्व में आ गया। तो इसको किसी ने बनाया नहीं, बल्कि प्रकृति में जो मौजूद मटेरियल थे, पदार्थ थे, उसी से जीवन स्वयं उत्पत्ति हो गया है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, जो नृतत्व शास्त्री हैं उनके अनुसार। विकासवाद के सिद्धांत ने यह स्थापित किया है कि जीवों के कर्मिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। चाहे आप धार्मिक ग्रंथ को भी देखेंगे, जो मत्स्य पुराण है उसमें भी भगवान विष्णु का पहला अवतार मीन का अवतार बताया गया, दूसरा आपका कछुआ का बताया गया, तीसरा आपका सुअर का बताया गया। तो ये क्या है, आप देखिए, ये जलीय जीव हो गए, फिर ये आपका मतलब उभयचर हो गए, फिर ये स्तनपायी हुआ। तो इस प्रकार से आप धार्मिक ग्रंथ में भी देखते हैं, और इसी विकास के ही सिद्धांत पे आधारित डार्विन का भी सिद्धांत है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको जैव उद्विकास का सिद्धांत से रिलेटेड कभी ना कभी आपको बीपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेमार्क वाद क्या है, लेमार्क कौन थे और उन्होंने क्या दिया है, एक क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में यहां से पूछा भी गया था। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर जीन बेप्टिस्ट लेमार्क पूरा नाम था लेमार्क का, और ये 1774 से 1829 के दरमियान थे, और उन्होंने जैव उद्विकास का इन्हें जनक कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि जैव उद्विकास का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर इससे बाहर पूछता है तो वो किसी को नहीं पता होगा, तो उससे आपका रिजल्ट कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये सब जानकारी की चीज है, तो इसको रखिए अच्छे से समझ करके। तो जैव उद्विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो लेमार्क को कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव उद्विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो लेमार्क को। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1809 ईस्वी में, उस पुस्तक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या नाम था, फिलोसफिक। डायरेक्ट पूछ सकता है कि फिलोसफिक जूलॉजिक किसके द्वारा लिखा गया बुक है। ठीक है, तो लेमार्क के द्वारा। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है किस आधार पे था कि किसी अंग को नियमित उपयोग किए जाने पर वह अधिक विकसित हो जाता है, और अगर हम किसी अंग का प्रयोग ना करें तो वो धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे जीव हैं, तो जिस तरीका से उन्होंने जिस अंग का प्रयोग किया है, सामान्य अगर आप स्थिति देखें तो मानव को ही लीजिए, तो मानव में जिस अंग का प्रयोग किया, कहा जाता है पहले मानव भी कपी हुआ करते थे, बंदर, तो पूंछ का प्रयोग कम किया तो धीरे धीरे पूंछ समाप्त हो गया। या आप जिराफ को लेकर के एग्जाम्पल स्वरूप आप देख सकते हैं कि जिराफ का गर्दन लंबा क्यों हो गया। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय था कि पृथ्वी पे बहुत लंबे लंबे वृक्ष हुआ करते थे, और यह जिराफ जो है पेड़ की पत्तियां खाता है, तो इस दौरान यह अपनी गर्दन को ऊंचा करके जो पेड़ के पत्ती को खाता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका गर्दन लंबा हो गया। तो यानी यही जो अंग जिस प्रकार से उपयोग किए गए, प्रयोग किए गए, वह धीरे धीरे विकसित हो गए जीव जगत में, और जिसका जीव ने प्रयोग करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वह जो है अंग खत्म हो गए या यूजलेस हो गए। ठीक है, ऐसा सिद्धांत जो है लेमार्क ने दिया। तो जैव उद्विकास का सिद्धांत के जनक ही लेमार्क है। ठीक है,
अब देखिए डार्विनवाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। डार्विनवाद क्या है, डार्विन कौन थे? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी, यानी लेमार्क के बाद आए डार्विन। उन्होंने क्या किया, कहा 1859 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा प्रकृति वरण, ठीक है, पुस्तक प्रकृति वरण द्वारा जाति का प्रादुर्भाव, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने यह सिद्धांत दिया नेचुरल सिलेक्शन का, यानी जो अपने आप को वायुमंडल के अनुसार या पृथ्वी के जैव मंडल के अनुसार ढालेगा वही जीव यहाँ पे जिंदा रहेगा, वही रह पाएगा। अन्यथा अनदरवाइज अगर अपने आप को वह पृथ्वी या वायुमंडल के अनुकूल नहीं बनाएगा, जैव मंडल के अनुकूल, तो उसका समाप्त हो जाएगा, वह जीव इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह बात डार्विन ने कहा। तो लेमार्क और डार्विन दोनों कंपैरिजन में आप याद रखिएगा कि जैव उद्विकास का सिद्धांत लेमार्क का है, जबकि यहां पर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति वरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रकृति वरण का सिद्धांत आपका दिया गया है डार्विन के द्वारा। अब आते हैं डार्विन के अनुसार क्या क्या बातें कही गई है। चूंकि लेमार्क और डार्विन दोनों अति महत्वपूर्ण है, दोनों ने जैव उद्विकास की ही बात को रखा है, लेकिन जैव उद्विकास का जनक हम लेमार्क को कहेंगे, ना कि डार्विन को। ठीक है, डार्विन को हम बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन के जन्मदाता। कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, वो है डार्विन। डार्विन के अनुसार क्या है कि जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं वो जीवित रहते हैं, तथा इसके विपरीत जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते वो कुछ समय में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति वरण का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जा सकता है, डार्विन और लेमार्क। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। या अगर पूछे कि समर्थ की उत्तरजीविता, इस धरातल पे वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को जीव मंडल के अनुसार क्या करते हैं? सामर्थ्य बनाते हैं, और जो जीवन संघर्ष करते हैं। ठीक है, और वातावरण के अनुकूल नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो जीव की उत्पत्ति हुई वही रह गया, तो नए नए जीव की उत्पत्ति भी होती है वातावरण के अनुकूल। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत डार्विन के अनुसार दिए गए हैं। तो डार्विन का प्रकृति वरण नेचुरल सिलेक्शन आपको याद रखना है, और आपका लेमार्क का क्या है कि जैव उद्विकास का जनक के रूप में, और उनका बुक है फिलोसफिक जोलॉजिक, वो याद रखना है। और साथ साथ आपको जो इनका सिद्धांत था वो क्या था कि जब तक कोई जीव मतलब जो अंग का वो प्रयोग करता है ज्यादा, तो वो शक्तिशाली हो जाता है उसका अंग, और जो अंग का प्रयोग नहीं करता है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि इस धरातल पे प्राणियों का विकास का सिद्धांत क्या है और कब से है। ठीक है, तो इस धरातल पर जो है जीव जगत की शुरुआत कब से हुई, कब से यहाँ पे जीव जंतु निवास करने लगे। तो जीव शास्त्रियों के अनुसार जीवन का विकास कई युगों में हुआ है, कोई एक युग में इतना जो है जीवों का विकास नहीं हुआ है। हर एक युग में अनेक प्रकार के जीवों का विकास भी हुआ है और उनका समापन भी हुआ है। जैसे डायनासोर, एक जुरासिक युग था जिसमें डायनासोर हुआ करते थे, तो अभी के दौर में डायनासोर नहीं है। तो बहुत सारे जीव इस पृथ्वी पे आए और वो अपने आप को पृथ्वी के अनुकूल नहीं ढाल पाए, जिस कारण से उनका समापन हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन का लक्षण लगभग 3 अरब वर्ष से मिल रहा है, यानी 1 अरब 70 करोड़ ठीक है वर्ष जो था वो आपका जीव विहीन था। तो टोटल हमने आपको शुरू में ही बताया था कि पृथ्वी का आयु अभी कितना है, तो 4 अरब 70 करोड़। कितना है? 4 अरब 70 करोड़ पुरानी पृथ्वी है। ठीक है, और 5 अरब वर्ष पुराना आपका सूर्य है। तो 4 अरब 70 करोड़ में 3 अरब वर्ष पूर्व जो है आपका जीव का यहाँ पर निर्माण हुआ, जीव आए। उससे पहले 1 अरब 70 करोड़ वर्ष जो था यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है जीव नहीं थे। उस युग को जीव विहीन युग माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको
थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर पूछे कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब 70 करोड़ वर्ष है। और आप देखेंगे कि हर एक बार बीपीएससी एक दो क्वेश्चन इनिशिएंट का जो है अति प्राचीनतम टाइप के प्रश्न पूछ देता है, बेसिक प्रश्न पूछ देता है। जैसे इस बार पूछा था 68 में कि लोहे का प्रयोग कब से हुआ, तो हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का खोज हुआ। उसके बाद मनुष्य ने जो है लोहे का उपयोग करना शुरू किया, और आपने देखा होगा कि कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं था। तो कहने का अर्थ है कि बीपीएससी अब कॉन्सेप्ट खोज रहा है, और आप एकदम 100% श्योर रहिए, तभी आप उसको टिक लगाइए। अनदरवाइज इनमें से कोई नहीं वाला जो है ऑप्शन वो भी जा रहा है बहुत ज्यादा संख्या में। तो इसीलिए आपको हर एक चीज को अच्छे से कॉन्सेप्ट को बनाते हुए पढ़ करके जाना होगा, जिससे कि आपको एग्जैक्ट जानकारी हो। तो तुक्का या कुछ भी अन्य आधार पे आप नहीं बनाए, तो तभी जाके आपका जो है प्री भी होने वाला है। अब आज ये परजीवी युग क्या होता है, किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये अत्यधिक सूक्ष्म जीवों का उद्भव। तो सबसे पहले पृथ्वी पे जीव विहीन युग आया, लगभग 1 अरब 70 करोड़ वर्ष कोई जीव नहीं था। उसके बाद जो जीव आए वो अत्यंत सूक्ष्म जीव आए, सूक्ष्म जीवों का उद्भव हुआ, ठीक है, जैसे कवक शैवाल इन सब जीवों का हुआ। उसके बाद बिना हड्डी वाले पनीले जीव आए प्रारंभिक जीव युग में, प्रोटेरोजोइक एज, ठीक है। तो इसमें बिना हड्डी वाले पनीले जीव आए। उसके बाद प्राचीन जीव युग जैसे विशाल काय, उसके बाद जल भिक्षु उत्पन्न हुए, मछलियां प्रथम हड्डी वाले जीव मत्स्य। तो पृथ्वी पर प्रथम हड्डी वाले जीव कौन हुए, तो मछली आए, ठीक है। उसके बाद आपका मेढक केकरे, ठीक है, जो उभयचर हैं वो आए। फिर दलदली भूमि में जो है छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि पौधे की उत्पत्ति हुई। जैसे आप देखते हो कवक शैवाल होता है, उसी प्रकार के छोटे छोटे, जैसे कजली है, आप पानी गिराते हैं कहीं तो कजली लग जाता है हरा हरा, तो माना जाता है कि उसी से जो है आपका शैवाल से ही धीरे धीरे जो है पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब आते हैं मध्य युग, ये एकदम अति शुरुआती दौर के बारे में मैं बता रहा हूं। तो एक बार आप लोग सुन लीजिए, बस यहाँ से प्रश्न बहुत कम संभावनाएं हैं पूछे जाने की, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट बस आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद आया आपका मेसोजोइक एज, मध्य जीव युग, जलवायु में परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ कि पेट के बल रेंगने वाले जीव आए, और उसमें देखा गया जो रेप्टाइल्स थे वो 84 फुट और 100 फुट के हुआ करते थे, यानी बड़े बड़े सांप वहां पे मतलब देखने को मिला। उसके बाद अंडों के स्थान पर अब धीरे धीरे क्या हुआ कि माता के कोख से शिशु का जन्म होने लगा, और दूध देने वाली स्तनधारी जीवों का एक युग आरंभ हुआ, ठीक है। तो ये मध्य जीव युग में मेसोजोइक एज में जो स्तनधारी जीव आए, ठीक है। डीपली जाएगा तो यहां से भी आपको प्रश्न बना सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य होगा कि आप मेंस में 40 नंबर भी लाने के लिए क्या हो कि आप सोचिए, क्योंकि 40% पे क्वालिफाइंग होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीपली कि लोग 40 बनाने के लिए भी वहां पे तरस जाएंगे। इस तरीका का जो पैटर्न है, निश्चित तौर पे उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री को हल्का में लेंगे तो आप बहुत बुरे तरीका से फंसेंगे, याद रखिएगा मेरा इस बात को। उसके बाद आ जाइए, अल्प नूतन काल आया 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और इसका जीवन काल लगभग 1 करोड़ वर्ष तक चला। और यहाँ पे पेरापेथिकस और प्राप्लियोपेथिकस यानी प्रथम प्राक मनुष्य जो आयाम टर्सियर का यहाँ पे जन्म हुआ, यानी सबसे पहले पेरापेथिकस नाम के जो है मानव कह सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद मध्य नूतन काल में लगभग अभी से 2.5 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई, और ये 1 करोड़ 30 वर्ष तक, 30 लाख वर्ष तक रहे। इसमें आपका ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, शिवापिथिकस पिथिक्स, ठीक है। तो रामापिथिक्स, शिवापिथिक्स या ड्रायोपिथिक्स के बारे में पूछे ये कब आए, तो ये मध्य नूतन काल में आए, और यही सब जो है मानव के होमोसेपियंस के प्रारंभिक जो है मानव के कह सकते हैं कि रूप है ये। तो ड्रायोपेथिक्स, रामापिथिकस और शिवापिथिक्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रामापिथिक्स, शिवापिथिक्स, ये सारे होमोसेपियंस के ही क्या हैं, आरंभिक शुरुआती दौर के
रूप थे। ठीक है, अल्प नूतन काल आया, ये 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व आया और इसका जीवन काल लगभग 1 करोड़ वर्ष रहा। पेरापेथिक्स, प्लियोपेथिक्स और प्रथम प्राक मनुष्य टर्शियर, वही चीज रिपीट हो गया है, यहाँ पे दोबारा आ गया। चलिए, अति नूतन वर्ष जो है आपका लगभग अभी से 1.2 करोड़ वर्ष पहले आया और इसका जीवन काल 1 करोड़ वर्ष रहा और इसमें ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ये आए, अति नूतन के। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कहां से हैं? तो अति नूतन काल के हैं। फिर प्रति नूतन युग आया और 20 लाख ईस्वी पूर्व से, और इसका जीवन काल लगभग 20 लाख वर्ष माना जाता है। तो होमो इरेक्ट्स, अगर पूछे कि वर्तमान मानव का जो है शुरुआती जो नरकंकाल मिले या जो किस प्रकार के मानव थे, उसका क्या नाम था, कहां से, तो होमो इरेक्ट्स से होमो सेपियंस बना है। ये याद रखिएगा कि अभी जो वर्तमान में बुद्धिजीवी मानव हैं वो होमो इरेक्ट्स के ही आगे आने वाले पीढ़ी के मानव है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, होमो इरेक्ट्स। अब आ जाइए, सर्वनूतन युग आ गया और यहां से आप देखेंगे कि हम लोग इतिहास में अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़ते हैं तो लगभग 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के हम लोग लगभग वहां 40,000 ईस्वी पूर्व तक पढ़ते हैं। फिर 40,000 से 10,000 तक पढ़ते हैं आपका मध्य पाषाण काल में। फिर 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक हम लोग पढ़ते हैं आपका नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो यहां पर आपका जो मध्य पाषाण काल है 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, तो इसके जो मानव थे जो कि आधुनिक मानव के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम है नियंडरथल मानव। क्या था? तो नियंडरथल मानव, ये याद रखना है। अब हमको जो है मेन रूप से देखिए, अब प्रश्न जो हमने ये चीज आपको बताया, तो ये बेसिक एनसीईआरटी बुक से हमने लिया है, इसलिए हमने यह बेसिक बताया। चूंकि अब पैटर्न कुछ बीपीएससी का बदल चुका है, पहले मैं इतना डीपली नहीं बताया करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए हमने इन सब चीजों का चर्चा किया। बाकी हम लोग जब लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, कोई भी तरह का कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक मानव नियंडरथल मानव का ही क्या है, तो प्रजाति है। अब आते हैं आरंभिक समाज। मानव की उत्पत्ति एवं आरंभिक समाज का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं मिला है। तो प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है प्राक जोड़ इतिहास, यानी इतिहास के पूर्व युग। वस्तुतः इतिहास को विभिन्न भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्री हिस्ट्री, जिसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा है आपका आदि इतिहास, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, लिपि है, साक्ष्य है, किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे में आप इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को ले सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि भी था, लिखा भी हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने इसको पढ़ा नहीं है। तीसरा है आपका इतिहास, जहां लिखित और आपके पुरातात्विक सोर्स दोनों अवेलेबल हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इतिज और हौज और आस, यानी इतिहास ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई है, जिसके साक्ष्य, साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रागैतिहासिक काल को फिर यहाँ पे बांटा गया कितने भागों में। तो यहाँ पर मेन रूप से जो पाषाण काल है, पत्थर का जो एज है, उसको यहाँ पर बांटा गया आपको 3 भागों में। ठीक है, तो 3 भाग में जो बांटा गया है, उसमें सबसे पहला है आपका पूर्व पाषाण काल, जिसको हम पूरा पाषाण भी कहते हैं। दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका नव पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण देखिए, इसमें कई किताब में ईस्वी सन वैरी करेगा, क्योंकि जो इसके कोई भी साक्ष्य लिखित विवरण नहीं है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति जो C14 के माध्यम से जो डेट निकाला जाता है, उसके माध्यम से यहाँ निकाला गया है, इसलिए आपको यहाँ पर डेट वैरी करेगा। डेट अगर 25 लाख है, किसी किताब में 20 लाख है, तो आपको घबराना नहीं है। तो 25 लाख से ऐसे 14,000 भी कई किताब में है। 14,000 ईस्वी पूर्व तक का काल क्या है आपका? पूरा पाषाण। फिर 14,000 से 8,000 तक का काल क्या है आपको?
8000 तक का काल है आपका मध्य पाषाण, और 8000 से लेकर के 3000 तक का काल क्या है आपका, वो है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, और यह एनसीईआरटी में ये भी आपका जो डेट है, तो इसको भी हम गलत नहीं कहेंगे। तो अलग अलग इतिहासकार ने जो बुक लिखा है अपने हिसाब से उन्होंने इसको डाटा को दिया है। तो ये आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और यह डेट में चूंकि कार्बन डेटिंग से निकाला गया है इसलिए यहाँ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा इतिहास में। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। अब इसमें भी पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक 25 लाख से 1 लाख ईस्वी पूर्व, फिर मध्य पूरा पाषाण को 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व, और फिर आपका उच्च पाषाण काल को यहाँ पर 35,000 ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व। यानी पूरा पाषाण भी 3 भाग में बट गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और आपका उच्च पूरा पाषाण या उत्तर पूरा पाषाण। तो इतिहास में 2-3 शब्द जो पूर्व आ जाए तो शुरुआती दौर मानना है, बीच में आ जाए, मध्य आ जाए तो बीच का, और उत्तर आ जाए तो बाद का। ठीक है, जैसे 100 है तो अगर 50 बीच में रखते हैं, ये 0 से 50 को हम लोग पूर्व बोल देंगे, और 50 के आसपास मध्य, और इसके बाद के काल को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर। ठीक है, बाद के काल, पहले के काल, तो पूर्व बाद ये उत्तर शब्द रहे या उच्च रहे तो समझ ये बाद का होगा। ठीक है, तो पूरा पाषाण को भी यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। अब आते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल, और पूर्व पाषाण काल में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल। यहाँ पे मानव सम प्राणियों का उद्भव हुआ। वैज्ञानिकों के या विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक उद्भव अफ्रीका में हुआ, और रेमंड डार्ट महोदय ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका में वेचुआना लैंड की टांग घाटी में ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अफ्रीकन्स अर्थात दक्षिण अफ्रीकी कपी का खोज किया। तो यानी सबसे पहले मानव का विकास किस महाद्वीप पर हुआ, बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में मानव का विकास हुआ, और उस प्रजाति का क्या नाम था, तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नाम था। क्या नाम था, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ठीक है, और यह बात कहा है किसने, तो रेमंडे डार्ट महोदय ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसकी क्या विशेषता थी, प्रारंभिक जो मानव के तरह दिखते थे प्राणी, उसका क्या नाम था, तो मानव के 4 पैरों से उठकर 2 पैरों पे खड़ा होना। इसी समय पर निम्न पूरा पाषाण काल में ही मानव जो है 4 पैर से उठ करके, चूंकि मानव या कोई भी जीव उसके 4 पैर ही हुआ करते थे, तो उठा खड़ा हुआ, तब जाकर के ये हाथ का यूज कम हुआ तो ये हाथ में कन्वर्ट हो गया, पैर मजबूती के साथ यूज हुआ तो थोड़ा मजबूत अभी बना हुआ है। ठीक है, तो कहा जाता है कि मानव को भी पहले 4 पैर ही हुआ करते थे, बंदर की तरह। मंकी को देखते होंगे 4 पैर होता है, उसी प्रकार से। और जब धीरे धीरे मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया, 2 पैरों पे खड़ा हुआ, तो ये निम्न पूरा पाषाण काल में ही हुआ। मानव पैरों से उतर करके जमीन पर चलने लगा। कब, तो ऐसी स्थिति कब आई, तो ऐसा स्थिति आपके निम्न पूरा पाषाण काल में ही आई। यानी शुरुआती दौर में मनुष्य जो थे पैरों पे रहते थे। अगर कोई पूछे कि मांद में रहते थे, तो मांद में बाद में आए। उससे भी पहले मनुष्य कहाँ रहते थे, तो पैरों पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, पैर पे रहते थे। बाद में जब मनुष्य खड़ा होकर चलना शुरू किया, तब जाके मनुष्य जमीन पर उतरा, और जमीन पर भी मांद में अपना निवास स्थल को बनाया, बहुत बाद में। और वो युग जब ठंड पड़ने लगा ज्यादा, क्योंकि खुले आकाश के नीचे नहीं रह सकता था, तब जाकर के वो ठंड से बचने के लिए मांद में अपना जगह बनाया, और मांद में जाने के बाद उसने ठंड से बचने के लिए आग जलाई या बड़े बड़े जीवों का शिकार करना वहां से शुरू किया। और यहाँ पे पत्थर के उपकरण का निर्माण, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाया जाने लगा। और इस संस्कृति को क्या कहते हैं वो देखिए, यहां से प्रश्न कई बार यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। अब देखिए, जो संस्कृति थी पूर्व चेलियन संस्कृति, वाहक इनको कहा जाता है। यूरोपीय मानव, जो यूरोप के मानव है, वही वाहक हैं पूर्व चेलियन संस्कृति का। तो ये पूछ सकता है कि पूर्व चेलियन संस्कृति किस काल का है,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल तो है ही, ठीक है, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत भी निम्न पूरा पाषाण का है यह घटना। पाषाण हथियार भद्दे और बेडोल हुआ करते थे, यहाँ पे हथियार सुंदर नहीं थे, हथियार की आकृति बादाम की तरह हुआ करती थी इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हाथ से पकड़ करके नुकीले भाग, ये जैसे है तो इसको हाथ से पकड़ते थे और ये वाले भाग से क्या करते थे, जीवों पे प्रहार करते थे या शिकार करते थे। मुष्टि, छुरा, कुल्हाड़ी, विदारक होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूर्व चेलियन संस्कृति यानी जो आपका पूरा पाषाण काल था उसका भी जो शुरुआत का है पूर्व पूरा पाषाण काल वहां पर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है चेलियन संस्कृति के बारे में। और इसका स्थल कहाँ था चेलियन संस्कृति का, तो यूरोप में। यूरोप में अगर जगह का नाम पूछ दे, उत्तर फ्रांस में। उसके बाद आ जाइए अबावेली एस्वेली संस्कृति, ये भी फ्रांस के सेंट एस्वेल एवं अबेविल नामक स्थलों पे पाए गए थे, ठीक है। और लगभग 88,000 ईस्वी पूर्व ये जो थे यहाँ पे इस प्रजाति के लोग यहाँ पे जो थे वो चेलियन संस्कृति यानी यहाँ पे चेलियन संस्कृति के तहत उन्होंने यहाँ पे निवास करना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। चेलियन संस्कृति मेन रूप से उसके वाहक कौन है, तो यूरोपीय मानव है, और किस क्षेत्र में था, तो उत्तरी फ्रांस में। बस 2 क्वेश्चन अगर डीपली पूछा तो यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आ जाइए सोहन संस्कृति का नाम आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें जरूर सुनते होंगे। सोहन संस्कृति क्या थी, ठीक है। तो ये भी आपका उसी समय का है, पूरा पाषाण का भी पूर्व पूरा पाषाण काल का है। और ये हथियार यहाँ पे चॉपर और चॉपिंग 2 हथियार थे, और यहाँ पे गोल पत्थरों से पेबल्स को तोड़ करके हथियार बनाए गए थे। और ये खास करके पंजाब के सोहन नदी किनारे में ये सब अवशेष मिला है, इसीलिए इस काल को हम लोग सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। और सोहन नदी कहाँ पे मिला है तो पंजाब में है, ठीक है। और इसको चापर चॉपिंग संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चापर और चॉपिंग हथियार का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। तो आप निम्न पूरा पाषाण काल के यूरोपीय जो प्रजातियां हैं, मानव प्रजाति, उसके बारे में, चेलियन संस्कृति और सोहन संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल का भी आपका 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम क्या बोलते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल। और यहाँ पे नियंडरथल मानव देखने को मिलेंगे, और इनकी संस्कृति का नाम था मोस्टेरियन संस्कृति। यहाँ पे खुरचनियों का प्रयोग करके, जिसको स्क्रैपर्स बोलते हैं, छिद्रक, ब्यूरिन, तिकोने आकार के सल्क नुकीले पत्थर के भाले यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्थल या पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इटली सहित पश्चिम एशिया में ये मध्य पूरा पाषाण में नियंडरथल मानव आ चुके थे। इस प्रजाति के मानव इन क्षेत्रों में निवास कर रहे थे, और इनका समय क्या था, तो 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व का। और यहाँ पे देखिए आग का प्रयोग अगर पूछे कि किसने किया, किस मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया, ये तो हम जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि आदि मानवों ने आग का आविष्कार किया। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण में तो हुआ ही, पूरा पाषाण के भी मध्य पूरा पाषाण काल में आग का प्रयोग होना शुरू हुआ। और सबसे पहले उस मानव प्रजाति का नाम था नियंडरथल, जिसने आग का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। भयानक सर्दी चूंकि पड़ रही थी, भालू एवं गेंडे जैसे बड़े जानवर भी ठंड से बचने के लिए कहां जा रहे थे, गुफाओं में प्रवेश कर रहे थे। और उन्हीं को भगाने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए यहाँ पे नियंडरथल प्रजाति के जो मानव थे स्टार्टिंग के, उन्होंने आग जलाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जानवर आग के डर से भागते हैं। इतिहास का अगर पूछे कि प्रथम दार्शनिक मानव कौन है, और यह आपके ऑप्शनल में जब आप बैठेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव कौन था जो दूरदर्शिता रखता था या उनकी सोच डेवलप हो चुकी थी, तो वो था नियंडरथल मानव।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जाएगा आपके कभी ना कभी। नहीं होगा तो इंटरव्यू के दौरान भी जो वृद्ध लोग बैठे रहते हैं इंटरव्यू में, वो ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब आ जाइए उच्च पूरा पाषाण काल 35,000 ईस्वी पूर्व से आधुनिक जो मानव क्रो-मैग्नन मानव जो हैं ने यूरोप में प्रवेश कर निएंडरथल मानव का स्थान ग्रहण कर लिया। अब क्या हुआ, जो आधुनिक मानव जो अभी हैं, तो यहाँ पर क्रो-मैग्नन मानव जिनको आधुनिक मानव कहा जाता है, ये लोग यूरोप में प्रवेश किए और निएंडरथल जो यहाँ पहले से रह रहे थे उसका स्थान ग्रहण कर लिया। यानी कह सकते हैं कि निएंडरथल में आके मिल गए और नए आधुनिक मानव को क्रो-मैग्नन भी कहा गया है। तो ये याद रखेंगे। और यह घटना उच्च पूरा पाषाण काल की है, यानी अब आपका पूरा पाषाण काल जो है समाप्त होने वाला है। अब इसकी शाखाएं कहां कहां थी? क्रो-मैग्नन मानव दक्षिण अफ्रीका के क्रो-मैग्नन गुफा से इनकी उत्पत्ति हुई और ग्रिमाल्डी मानव भूमध्य सागर तट पर ग्रिमाल्डी नामक गुफा से इसके अवशेष मिले हैं। कपाल, ठुड्डी एवं दांत आधुनिक निग्रो जाति से मिलते हैं। तो यानी ग्रिमाल्डी मानव के जो अवशेष मिले उससे पता चला कि शुरुआती दौर में जो प्रजाति जो थी निग्रो, जो अभी भी है, उसी के तरह की इनकी हड्डी हुआ करती थी। कोव कोपेल मानव फ्रांस के दारदोंग नामक स्थान से 1909 में मिले हैं। सासलाद मानव दक्षिण मध्य फ्रांस में सासलाद की पहाड़ी से मिले हैं। अब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए। इनका जो है कद मात्र 5 फीट था और ग्रीनलैंड के एस्किमो से मिलता जुलता था। किस मानव का? तो सासलाद मानव का। ठीक है। अब इनकी जो संस्कृति थी वो थी ओरोगेनेशियन संस्कृति और चट्टानों पे साधारण उभरी नग्न स्त्रियों की आकृति यहाँ पर देखने को मिलता है इस काल का। अब यहाँ पर है सोल्यूट्रियन संस्कृति। पश्चिमी यूरोप के सोल्यूत्र के स्थल पे ये सोल्यूट्रियन संस्कृति का विकास हुआ और मैगडिलियन संस्कृति हाथी दांत, हड्डी, सिंग के कई तरह के नाजुक बर्तन इस काल के मिलते हैं। तो देखिए इतना डीपली भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न यहाँ पे, जैसे प्रथम दार्शनिक मानव कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। या मध्य पूरा पाषाण का काल कब से कब तक था, ये पूछा जा सकता है। सोहन संस्कृति किस काल का है, या आपका जो पहली संस्कृति थी क्या नाम था, पूर्वचेलियन संस्कृति। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण में भी आपका उच्च पूरा पाषाण। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जलवायु उष्ण हुआ, खुले आसमान में लोग रहना शुरू कर दिए। अब लोग झोपड़ी बना करके, जो मानव है, रहने लगे। मानव पशुओं के खाल को सिल करके वस्त्र बनाने लगे, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाने लगी। किस काल में? तो उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण का भी निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और नव पूरा पाषाण हमने देखा। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। अति महत्वपूर्ण है, यहां से ज्यादा प्रश्न अब आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक बार आपको पढ़ने की आवश्यकता जरूर है। एक बार रीड जरूर कीजिएगा। और जो भी लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। अब आपके पास टाइम नहीं है और आपका जो ऑप्शनल होगा, अगर आप हिस्ट्री रखते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। कम से कम एक बार तो जरूर जो डीपली प्रश्न है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी तो आप जो इतिहास, सिंपल इतिहास है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, वहां से प्रश्न तो आप बना ही लेंगे। मध्य पाषाण काल का एज जो है आपका 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड है, जो खोज फ्रांस के मेगढली स्थल के पास माज दी एजिल नामक गुफा से हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि बर्फ पिघली, बर्फ जो जमा था ठंड युग में, शीत युग में, अब पिघला। समुद्र का स्तर अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। विशाल क्षेत्रों में जंगल के अस्तित्व आ गए। जलवायु परिवर्तन के कारण रहन सहन, जो शीत युग के कारण जो बर्फ मांद में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अब ये लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। और
रोए वाले जो ठंड से बचने के लिए जो ज्यादा जीव थे, बड़े बड़े जीव जो जिनके पूरे शरीर पे ठंड से बचाने के लिए रोए हुई थी, वो रोए धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उस जानवरों की संख्या घटने लगी जिनके पास रोए था। क्योंकि अब मौसम गर्माहट आएगी, मानव बड़े जानवरों के शिकार के स्थान पर मछली पकड़ेगा। क्योंकि अगर बड़े जानवरों का शिकार करेगा तो वो उसको खा नहीं पाएगा, उससे पहले खराब हो जाएगा। उस समय तो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर था नहीं, और ठंड के समय जब शीत युग था तो मानव बड़े बड़े जीव को इसलिए शिकार करता था क्योंकि अगर उसको छोड़ भी दिया 10 दिन तो हाथी उसी तरीका से या बड़े बड़े जीव उसी तरीका से सड़ते गलते नहीं थे, परे रहते थे, जिस कारण से मानव उसको खा पी लेता था। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी आ जाएगी इस पृथ्वी पे तो वो क्या होगा, सड़ने लगेगा। 1-2 दिन से ज्यादा वो मनुष्य खा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे जीवों का शिकार करना शुरू किया। पक्षियों की शिकार को प्राथमिकता दिया, चूंकि मुर्गा हो गया या अन्य जो छोटे छोटे पक्षी हैं उनको खाने लगे, क्योंकि तुरंत मारो तुरंत पकाओ तुरंत खाओ, ठीक है, क्योंकि रखना नहीं है, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, खराब हो जाएगा। बड़े पाषाण हथियार के जगह पर छोटे जीव को मारने के लिए क्या होगा, सूक्ष्म हथियार की जरूरत होगा, इसलिए छोटे पत्थरों के उपकरण का प्रयोग करने लगे। उसके बाद फ्लूटिंग तकनीक से औजार बनाने लगे, ठीक है, और उस समय औजार जो है 1.5 सेंटीमीटर से 3 से 4 सेंटीमीटर तक के हथियार बनाए जाने लगे। तो ये आपको मध्य पाषाण काल का था। और मानव जीवन किस प्रकार से था वो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, बारहसिंगा एवं पक्षियों के शिकार को प्राथमिकता दिया गया। छोटे जानवर, बड़े समूह के स्थान पे छोटे समूह में मनुष्य रहने लगे। आखेटक, खाद्य संग्रह अब भी आजीविका का, चूंकि देखिए बड़ा जानवर को मारने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता थी, अब तो छोटे जीव मार रहे हैं, पक्षी को मार रहे हैं, तो यहाँ पे अब ये लोग एक साथ नहीं रहेंगे, छोटे छोटे समूह बना के रहने लगे। और अब इनके पास जो है कुत्ता भी आ जाएगा और इनको यह कुत्ता जो है शिकार करने में मदद करने लगेगा। अगर पूछेगा कि मानव ने किस जानवर को सर्वप्रथम पालतू बनाया तो उस जानवर का नाम था कुत्ता। अगर दूसरा जानवर पूछे तो उस जानवर का नाम था भेड़, जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए। उसके बाद मानव धीरे धीरे अधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैलने लगा और अब देखने को आपको जनसंख्या वृद्धि तीव्र हो जाएगी। हथियार, टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, भेदक और चंद्रिका यहाँ पे प्रमुख थे। और मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ी और भीमबेटका से जो कुछ प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल के ही मिले हैं, जिसमें शैल चित्र की भी प्राप्ति हुई है। अंतिम चरण में चूल्हे पे पकाना, यानी मध्य पाषाण काल के ही अंतिम चरण में मनुष्य ने जो है चूल्हा बना के खाना बनाना शुरू किया। ऐसे आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, ठीक है, और लेकिन मनुष्य ने अंतिम चरण में, मध्य पाषाण के अंतिम चरण में आग का प्रयोग खाना बनाने के रूप में किया। शुरुआती चरण में नहीं, अंतिम चरण में। और यहाँ पे घास को सिलबट्टे पे, पत्थर पे पीस करके यहाँ पे भोजन योग्य बनाना शुरू किया और परिवार जैसी प्रथा यहीं से आई। अगर पूछेगा कि मानव कब से पारिवारिक रूप से रहने लगा, किस काल में, तो याद रखिएगा वह काल था मध्य पाषाण काल। कौन सा काल था? मध्य पाषाण काल था। अब आते हैं नव पाषाण काल पे। 7000 ईस्वी पूर्व से लगभग 4000 ईस्वी पूर्व तक का काल क्या कहलाएगा? आपका नव पाषाण काल कहलाएगा। और नव पाषाण काल में मानव क्या होगा कि आखेटक से धीरे धीरे किधर की ओर जाएगा? कृषि की ओर, क्योंकि अब बहुत सारे फसल की खोज कर ली गई थी, गेहूं जो मरुआ खोज लिए गए थे। और मनुष्य धीरे धीरे अब पशुपालन के स्थान पे क्या करने लगेगा? पशुपालन तो नहीं कर रहा था, आखेटक के स्थान पर अब मनुष्य धीरे धीरे खेती फसल उपजाना शुरू करेगा और एक जगह रहेगा, क्योंकि जब फसल उपजाएगा तो वो क्या करेगा? एक स्थान पर रहेगा। संभवतः गाय से दूध का भी खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल सर्वप्रथम आपके नव पाषाण काल में ही यहाँ पर हुआ होगा। वस्त्र के लिए जानवरों का खाल का प्रयोग किया जा रहा था। पालतू जानवर का उपयोग परिवहन एवं जुताई में करने लगे। आवास एवं वस्त्रों का निर्माण होने लगा। आवास हेतु झोपड़ी, फर्श, मिट्टी, दीवार, सरपट की चटाई की बनी होती थी, जिन पर मिट्टी
लिपी जाती थी। और इस तरह के घर अभी भी आपको दक्षिण अफ्रीकी देश में देखने को मिलेगा। अफ्रीका में जाइएगा तो तंजानिया, युगांडा, उस तरफ अगर आप कभी जाइएगा तो इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। छतों को घास फूस, सनई व पेड़ के छालों से ढका जाने लगा। घिरनी या पहियों द्वारा सामग्री लाई जाती थी। तो मनुष्य ने अब चक्के की खोज कर ली। तो कब किया? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने अगर पूछेगा कि मनुष्य ने जो है मिट्टी का बर्तन कब बनाना शुरू किया? नवपाषाण काल में। पके हुए बर्तन का यूज कब शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। तो ये सब चीज आप याद रखेंगे। पत्थरों की सुइयां भी खालों को सीलने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में ही हुआ। भेड़ से ऊन और पेड़ों के रेशों से वस्त्र बनाए जाना भी स्टार्ट हुआ नवपाषाण काल में। पेड़ पौधों के रस से वस्त्रों को रंगना भी शुरू हुआ आपका कब? तो नवपाषाण काल में। तो मैक्सिमम अच्छे अच्छे काम जो होंगे वो आपके नवपाषाण काल में ही होंगे। ठीक है। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे सामाजिक व्यवस्था। अब यहाँ पे एक नया अस्थाई आयाम दिया गया। स्त्री पुरुष के मध्य श्रम विभाजन कर दिया गया। अब स्त्रियां घर में खाना बनाएगी, पुरुष बाहर से शिकार करके लाएगा। खेती का कार्य, आटा पीसने का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य में तकनीकी का विकास हुआ। कब हुआ? तो मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में हुआ। अब महापाषाण की प्राप्ति और बड़े बड़े स्मारक पत्थर थे जो कब्र पर रखे जाते थे, खास करके मृतकों की स्मृति चिन्ह के रूप में। इसी को महापाषाण युग भी कहा जाता है। यानी कब्रों पे जो बड़े बड़े पत्थर, शिलाओं को रखा जाता था, उन पत्थरों को महापाषाण युग कहा जाता है। और यहाँ पे हथियार, घिरनी, ढकली, ढेकली, कुल्हाड़ी, फावड़ा, सीढ़ियां, छेनी, हंसिए, आरी, मछली पकड़ने के कांटे एवं पहिया प्रमुख है, जो कि नवपाषाण काल की खोज है। नाव नुमा लकड़ी का आविष्कार भी आपका पेड़ के ही तना को छील करके काट के अंदर से वो लोग नाव बनाते थे। इसका भी आविष्कार आपका कह सकते हैं नवपाषाण काल में ही हुआ। और करगे, जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके नवपाषाण काल में ही हुए। ठीक है, नवपाषाण काल में ही हुए। अब धीरे धीरे जब रोटी, कपड़ा और मकान पूरा होगा तो इनकी अभिरुचि जो है, इच्छा जो है, वो अब आपको धार्मिक अभिरुचि में बदलेगा। और यहाँ पर मिट्टी या अस्थियों से निर्मित कुछ नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, या मातृशक्ति में आस्था का संकेत देती है। यानी कुछ कुछ मूर्तियां अब आपको नवपाषाण काल से नारी का खास करके मिलना शुरू हुआ। मृतकों के साथ उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वस्तु और खाद्य सामग्री के साथ उनको दफनाया जाता था। कबीले के लोग टोटम कुल चिन्ह में आस्था रखते थे। सबका अपना अपना एक कुल चिन्ह होता था, उसमें वो लोग विश्वास करते थे। सूर्य पूजा में भी आस्था रखते थे ये लोग थे। कब? तो नवपाषाण काल के लोग सूर्य पूजा में आस्था रखते थे। इस क्रांति का आरंभ पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी एशिया से हुआ। कालांतर में यह पूर्व और पश्चिम देशों की ओर प्रसारित हुआ। नवपाषाण कालीन उक्त वर्णित क्रांतिकारी विशेषताओं ने ही कालांतर में मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे द्वारा जो दिया गया है, लगभग इसमें 61 क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग भी अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो अभी मात्र 1500 में आपको पूरा GS1, GS2, MCQ ऑप्शनल के साथ साथ आपके इंटरव्यू और निबंध सारा कुछ मात्र 1500 में कराया जाएगा। और सारे नोट्स हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको ढंग से बनाया गया है, जिससे कि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को, यहाँ तक कि UPSC लेवल तक के प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप अपनी जो सफलता है, जो आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, उसमें आसानी से पा सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न जो है, अगर 50 से 60 प्रश्न है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपने जो पढ़ा है तो PDF के लिए तो आपको मेरा कोर्स लेना पड़ेगा। तो कोर्स जो है ऐप के माध्यम से ही दिया जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाना है, उसके बाद जो है दूसरे वीडियो लेक्चर में हम आपको सारे प्रश्न का जवाब
बता देंगे, आंसर बता देंगे, क्योंकि ये सारा कुछ हमने अभी बताया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है, ऐसा इतिहास जिसका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों बिल्कुल गलत, वह इतिहास जिसका पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया। तो यहाँ पे हम समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, जिसके साहित्यिक सोर्स नहीं है। प्रागैतिहासिक काल क्या आदि इतिहास है? नहीं है। इतिहास है? नहीं है। साहित्यिक व पुरातात्विक है? नहीं है। तो इस तरीका से इसका आंसर क्या हो गया। तो मानव ने को आग की जानकारी कब हुई? देखिए, मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। तो नव पाषाण काल को तो ऐसे ही काट देंगे। अब पूरा पाषाण काल में कब हुई? तो वो हुआ था आग का खोज निम्न पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हो गया था। ठीक है, तो इस तरीका से पेबुल उपकरण संबंधित है। आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे और फिर बाद में मैं उसको जो है आपका सॉल्यूशन दूसरे वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर आपका लगभग 1 घंटे का हो चुका है। सबसे कह सकते हैं इतिहास का जो पहला चैप्टर है थोड़ा पेचीदा चैप्टर है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और इतना अगर आप जो नोट्स में मेरा लिखा हुआ अगर पढ़ लेते हैं तो आपको यह प्री मेंस और साथ साथ इंटरव्यू में इतिहास सेक्शन में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। और जो अभी प्रश्न की प्रकृति बदल चुकी है बीपीएससी में, जस्ट लाइक यूपीएससी पैटर्न आ रहा है, तो उसमें भी आपको यह बहुत हद तक मदद करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हम वीडियो कंटिन्यू रखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।